So hello, what's up? कैसे हैं आप सब? Now we are going to begin with the revision of chapter number 2, audit planning, strategy and program. ये एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं 10 to 12 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है. वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग चैप्टर. एंजॉय दिस रिवीजन. और हाँ, वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना सर, वीडियो को लाइक करके, ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके. एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. एंजॉय द रिवीजन. सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका आज के इस प्यारे से रिवीजन सेशन में, जहां हम सर हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. फटाफट पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, मजा आ जाएगा. एक बात बताओ, प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसके दो छोटे बच्चे कौन है? स्ट्रेटेजी और प्लान. सबसे पहले स्ट्रेटेजी को समझते हैं अपने तरीके से. सर अपना तरीका मतलब स्टडीज. अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं. तो मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मैं उसमें प्लानिंग करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा. एज अ सीए स्टूडेंट मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाता हूं. तो अगर मैं सीए इंटर पढ़ रहा हूं, तो मेरा स्ट्रेटेजी का मतलब है मेरा डिसीजन. मेरी स्ट्रेटेजी का मतलब है मेरा डिसीजन, कि मैंने क्या डिसीजन बना रखा है. तो मैंने डिसीजन बनाया मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ना 60+ लाने हैं. मुझे कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स में 60+ लाने हैं. तो ये जो मैंने डिसीजन बनाया ना, इससे 3 चीजें सेट हो गई. सर क्या? एसटीडी. एसटीडी का मतलब है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ माय स्टडीज. स्कोप का मतलब है कि मुझे एज अ स्टूडेंट कितनी मेहनत करनी है, कितनी चीजें कवर करके चलनी है. तो कहीं ना कहीं मेरी कवरेज, मेरा क्या मटेरियल रहेगा, ये सब स्कोप में आ जाता है. फिर आएगा सर टाइमिंग. टाइमिंग का मतलब है मेरी पढ़ाई कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए. तो भाई साहब सिंपल सी बात है, जिस दिन एग्जाम है उस दिन तक तो कंप्लीट हो ही जानी चाहिए. सो व्हाट इज योर टाइमिंग ऑफ स्टडीज, यानी डेट ऑफ एग्जाम के हिसाब से आप अपना टाइमिंग डिसाइड करोगे कि कब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, कब तक मेरी रिविजन्स कंप्लीट हो. एवरीथिंग यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट. एंड लास्ट में आता है डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब है एज अ सीए स्टूडेंट आपके जो एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाने चाहिए. और बताऊं, यही चीज है जो डिफरेंशिएट करती है सर किसको? जो बच्चे एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, वो लोग अपने डायरेक्शन, वो जो अपने एफर्ट्स होते हैं वो सही डायरेक्शन में देते हैं. तो आपने भी वैसे ही करना है. तो सपोज अगर आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन लगता है, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको करके चलना है. अगर लगता है कोई लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आई ऐसे कि उसको भी अच्छे से करके चलना. अपन कितनी बार देखते हैं जो क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में आता है वही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाता है. तो इनको अच्छे से करके चलो. प्लस जब आप क्लास के साथ साथ क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो, तो कुछ अगर कोई क्वेश्चन आपको लगते हैं कि थोड़े बार बार ऐसे ने पूछ रखे, तो उनको अपने को अच्छे से करके चलना है. तो कहीं ना कहीं जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई ना कि सब में 60+ लाएगा तेरा भाई, उसने सेट कर दिया स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ योर स्टडीज. अब सर स्ट्रेटेजी के बाद क्या बनता है? प्लान. प्लान में कुछ नहीं है, बस 3 चीजें लिखी होती है. आंटी. आंटी का मतलब है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर स्टडीज. नेचर ऑफ स्टडीज का मतलब है आप किस तरीके से पढ़ते हो. व्हाट इज योर वे ऑफ स्टडिंग. आप कैसे पढ़ते हो. कैसे पढ़ते हो यानी सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि पता तो चले क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है. फिर उसके बाद हम चीजों को रिटेन करते हैं. अगर आप टैक्स पढ़ रहे हो तो आप टीडीएस के रेट याद रखते हो. अगर जीएसटी पढ़ रहे हो तो एग्जामिशंस याद रखते हो. अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो प्रिंसिपल्स है वो याद रखते हो. तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हो, फिर रिटेन करते हो, और उस पर पकड़ पाने के लिए प्रैक्टिस करते हो. यस सर. फिर आती है टाइमिंग ऑफ स्टडीज. सर टाइमिंग का क्या मतलब है कि हमें टाइमली प्रिपेयर करना है. ऊपर भी टाइमिंग था ना, वही सेम चीज है. हमें टाइमली प्रिपेयर करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ते चलना है. एंड एक्सटेंड का मतलब है कितना पढ़ना है. सर कितना पढ़ना है, तो मैंने कहा जितना हो सके ढेर सारी प्रैक्टिस और रिवीजन करके चलो, और कोई दिक्कत नहीं है. क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्ट्रेटेजी और प्लान का? यस सर. जब भी मैं बोलता हूं स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब है आपका डिसीजन जो सेट करता है एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन. जब मैं बोलता हूं प्लान, प्लान का मतलब है 3 चीजें. आंटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्टडीज. अब आ जाओ इसी कॉन्सेप्ट को ऑडिट से रिलेट कर लेते हैं. बड़ा सिंपल है. ऑडिट में भी सबसे पहले आती है ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो क्या सेट करेगी? सर ये सेट करती है एसटीडी ऑफ ऑडिट. एसटीडी का क्या मतलब है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. अब ये तीनों चीजें क्या होती है, बस 5 मिनट में आपको डिटेल में इसके एग्जांपल्स के साथ सिखा दूंगा. ठीक है सर. फिर आता है सर ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान में क्या आएगा? वही आंटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर. यानी मैं प्लान करके चलता हूं कि एज अ ऑडिटर मैं क्या क्या प्रोसीजर्स करके चलूंगा. तो आपको मैंने ऑडिट प्रोसीजर ऑलरेडी पढ़ा दी है. सर क्या? 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं, रैप और फैप. तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और लास्ट में आ जाते हैं अदर प्रोसीजर जो हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में सीखते हैं. ठीक है सर. अब आता है सवाल, हु शुड बी इन्वॉल्व इन ऑडिट प्लानिंग. जो मैं ऑडिट प्लानिंग कर रहा हूं उसमें कौन इन्वॉल्व होगा? तो आपका एंगेजमेंट पार्टनर. भाई इसको तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट ओपिनियन के लिए, तो इसको लाना ही पड़ेगा. प्लस जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको ले आना. इनको हम बोलते हैं अदर की मेंबर्स. सर अदर की मेंबर्स के पास ना 2 चीजें हैं, एक्सपीरियंस और इनसाइट. इनके पास तरबूजा है. तरबूजा नहीं है, तजुर्बा है. इनके पास है एक्सपीरियंस और इनसाइट. उस एक्सपीरियंस और इनसाइट से ना आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑडिट कर लोगे.
आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑडिट कर लोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा क्या सर हम एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं? तो उससे पहले मुझे बताओ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग? तो सर दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक होती है पिया, पिया का मतलब है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज, और एक होती है प्लानिंग एक्टिविटी। अगर मैं आपसे पूछूं प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है, सर ऐसे 220 के 2 पॉइंट, ऐसे 210 का 1 पॉइंट, ऐसे 220 के 2 पॉइंट, ऐसे 210 का 1 पॉइंट, यानी ये वो एक्टिविटीज हैं जो हम इंगेजमेंट पे काम स्टार्ट करने से पहले करते हैं। जो हम इंगेजमेंट पे काम स्टार्ट करने से पहले करते हैं तभी इनको बोला जाता है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी। तो ये पहले वाली कौन सी थी? ऐसे 220 में कौन से 2 पॉइंट्स आते हैं? सर सबसे पहले तो हम कुछ चीजें देखते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग अ क्लाइंट, यानी प्रोसीजर्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट, जिसमें याद है अपन सेकी की बात करते थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, सीसीटीआर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी। यस सर, तो वही बातें आ गई। इसके बाद हम साथ में क्या क्या देखते हैं? एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट पे स्पेसिफिकली फोकस किया, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है सर। तो सर एक तो सेकी वाले पॉइंट आ गए और एक एथिकल रिक्वायरमेंट वाले पॉइंट आ गए। इसके अलावा 210 कहता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसको लेके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विद द ऑडिट। सो अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अपन बोलते थे ना, देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। यस सर। तो आपने एक अच्छी समझ रखनी है ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो बड़ा सिंपल है, 220 के 2 पॉइंट, 210 का 1 पॉइंट। ठीक है सर। अब ये करना क्यों है? अब ये करना क्यों है सर? टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट, टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द सर्कमस्टेंसेज जो कहीं ना कहीं आपके ऑडिट की प्लानिंग और परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डाल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ जो एक सीए उमंग था, ये जो सीए उमंग है सर, ये क्लाइंट का ऑडिट करने गया, बट जो क्लाइंट की सीएफओ है ना प्रिया, जो क्लाइंट की सीएफओ प्रिया, ये इसकी पुरानी दोस्त निकली, तो सर यहां आ गया फैमिलियरिटी थ्रेड। तो कहीं ना कहीं अपना ऑडिट ढंग से प्लान और परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पिया करना जरूरी है इन आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग क्या circumstances and events that can have an impact on planning and performance of audit। इसी के ऊपर सर हमने किया था, क्वेश्चन भी किया था। इसी के ऊपर हमने एक बढ़िया वाला क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर आरटीपी May 24 एंड स्टडी मटेरियल, कि सबसे पहले बोलता है ब्रीफली बताओ पिया में क्या आएगा। तो 220 वाले 2 पॉइंट आ गए सर, क्या? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप। और जो सेकी वाला सेकंड पॉइंट है, जो आपका सेकी वाला सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट यहां पे भी बन के आ जाता है एथिकल रिक्वायरमेंट करके। ठीक है। और 210 में एंगेजमेंट के आपका अंडरस्टैंडिंग आ गया। फिर ये बोलता है कि ये एक्टिविटीज कैसे असिस्ट करती है, क्यों हम ये एक्टिविटी करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, जो हमारा सीए उमंग है वो आइडेंटिफाई और इवेल्युएट कर सकता है सर्कमस्टेंसेस जो इंपैक्ट करेंगी प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर है सर। अब सर इसके बाद आपने हमको ये बताना रह गया कि क्या मैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता हूं। कैन आई डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग? आंसर इज यस, आप कर सकते हो, बट ओवर शेयरिंग मत कर देना। ओवर शेयरिंग मत कर देना, यानी यू कैन डिस्कस टू फैसिलिटेट द एंगेजमेंट, बट याद रहे आप ज्यादा ओवर शेयर मत कर देना, बिकॉज दैट कैन कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। वो कहीं ना कहीं फिर ऑडिट की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट कर सकता है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। अब सर इसके बाद शुभम सर ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? बच्चों वाला टॉपिक। बच्चों वाला टॉपिक पढ़ाया था बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग पढ़ाया था। पानी के 2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? अटेंशन। सारे बच्चे बोलेंगे सबसे पहला बेनिफिट क्या है? अटेंशन। अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज। तो जो मटेरियल एरियाज है उन पे अपन फोकस करके चलेंगे। दूसरा क्या था? अटेंशन किसको देनी है? प्रॉब्लम को। तो मैंने कहा सेकंड पॉइंट आ गया आपका इंपॉर्टेंट के साथ साथ प्रॉब्लम। कम ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर कहीं ना कहीं लगता है कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको भी आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर दो। फॉर एग्जाम्पल, लगता है स्टाफ की कमी है, प्रेशर आएगा, तो भाई और स्टाफ ले आओ। ठीक है सर। इसके अलावा कौन कौन से एडवांटेजेस पढ़ाए थे सर? वो क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज की टीचर थे ना, उन्होंने सिखाया था। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते, पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग की एडवांटेज यही सब है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले बोलेंगे इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। स्टाफिंग का क्या मतलब है? हम सिलेक्ट करके लाएंगे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मतलब कॉम्पिटेंट और केपेबल लोग। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के साथ अपन 2 कीवर्ड्स और जोड़ देते हैं, DSR, डायरेक्ट, सुपरवाइज और रिव्यू। डायरेक्ट, सुपरवाइज और रिव्यू द वर्क डॉक्यूमेंटेड। एंड लास्ट में आता है कंट्रोल। बट सर
कंट्रोलिंग का जमाना चला गया, अब है जमाना कोऑर्डिनेशन करने का। तो कोऑर्डिनेशन किसके साथ करेंगे? दो लोगों के साथ, एक ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट और एक एक्सपर्ट। ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट का क्या मतलब है? सपोज मैं ऑडिट कर रहा हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर कर रहे हो तो आप पेरेंट कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, हाँ सर, बट जो सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स है, जो सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स है, जो कंसोलिडेशन का पार्ट बनेंगे, उनका तो ऑडिटर ही अलग है, उनका तो ऑडिटर ही अलग है। तो क्या सब्सिडरी को समझने के लिए आपको इनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो अगर आप सीएफएस का ऑडिट कर रहे हो यानी ग्रुप ऑडिट कर रहे हो, तो आपको सब्सिडरी के ऑडिटर से थोड़ा कोऑर्डिनेट वगैरह करके चलना पड़ेगा। प्लस अगर मान लो आपको कोई एरिया ऐसा लगता है जो आपको लगता है आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लानिंग पहले से ही हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग क्या एक्सपर्ट को यूज करना है, क्या एक्सपर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का कोई टैक्स लिटिगेशन का मैटर है, तो प्लानिंग के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि दैट यू नीड यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपको हो सकता है फिर किसी टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़े। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। तो 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात। सारे बच्चे मुझे फटाफट बताओ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग क्या है? सर फ्लो में चलेंगे, सारे बच्चे साथ में रिकॉल कराओ। सबसे पहले अटेंशन, अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज, साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करेंगे। फिर हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। सिलेक्शन का क्या मतलब है? सेलेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर जिनके पास कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी है, फिर उनको काम असाइन कर दो। डायरेक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। और लास्ट में कोऑर्डिनेशन विद द ऑडिटर कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट। फिर ये सिंपल सी बात कहता है, अगर आप अपना ऑडिट ठीक से प्लान करके चलोगे तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है। सर क्या रिस्क रिड्यूस करता है? जो आपकी ऑडिट रिस्क है, जो आपकी ऑडिट रिस्क है, ये उसको रिड्यूस कर देता है। कितना? टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, क्योंकि हम सबको पता है ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्या बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्लियर है? क्लियर है सर। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी डिस्कस कर रहे हो ध्यान रखना दैट यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस, बट यस एंगेजमेंट में आप ये चीजें डिस्कस कर सकते हो। कौन कौन से एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे? एंगेजमेंट पार्टनर और की मेंबर्स। की मेंबर्स के पास क्या था? एक्सपीरियंस और इनसाइट। इससे क्या होता है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सारे बताओ, रिवीजन के अंदर रिवीजन, रिवीजन के अंदर रिवीजन, वाह सर। अब सर आपने इसके बाद हमको ब्रेक के बाद एक बढ़िया वाला टॉपिक पढ़ाया था, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी सपोज मैं अपने डे को भी प्लान करता हूं, मैं अपने डे को भी प्लान करता हूं। तो आज मान लो है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का प्लान क्या ऐसा होता है कि मैं वेडनेसडे को जो प्लान कर रहा हूं वो सिर्फ मैं वेडनेसडे की सुबह करूंगा? नहीं सर, थ्रू आउट द डे प्लानिंग चलती रहती है, थ्रू आउट द डे प्लानिंग चलती रहती है। सपोज अभी मैं आपका रिवीजन ले रहा हूं, इसके बाद मैं प्लान करूंगा कि अगले 1 घंटे में क्या करना है, उसके अगले 1 घंटे में आना है। तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आप बोलोगे प्लान इज नेवर अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। ऐसा नहीं कि ऑडिट के स्टार्टिंग में प्लान होगी, नहीं, जैसे जैसे चीजें बदलती रहती है ऑडिटर अपना प्लानिंग करता रहता है। सो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट और अ सेपरेट फेज, रादर इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव का मतलब है जैसे ही खत्म होता है वैसे ही शुरू हो जाता है। अब सर एक बात बताओ, ये शुरू कब होता है? तो जब आपने पिछला ऑडिट कंप्लीट किया वहां से शुरू हो गया। कब तक चलेगा? टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट। इजी है? इजी है सर। लास्ट बार एक बार फटाफट साथ में रिकॉल करते हैं, देखो क्या कहता है। जो हमारा ऑडिट है, जो हमारा ऑडिट है, इसकी जो प्लानिंग है, क्या ये डिस्क्रीट फेज है? नहीं, ये कोई सेपरेट फेज नहीं है, रादर इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। कब शुरू होता है? इट बिगिंस एट द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस एंगेजमेंट। कब खत्म होता है? इट एंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ करंट एंगेजमेंट। अब एक बात बताओ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करने के लिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करने के लिए उससे पहले हमें क्या क्या मैटर्स देखने हैं? ये पूछता है आपसे, ये आपसे एक सवाल पूछता है, सर क्या ये बातें मैंने बता दी? बता दी। ये कहता है प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम आप कौन कौन से मैटर्स देखोगे? सर ये सारे मैटर्स हमको देखने हैं। क्या क्या मैटर्स देखने, एक बार फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर आप कभी कभार एनालाइज करोगे इस साल की फिगर को पिछले साल से, तो हो सकता है आपको कुछ ज्यादा इंक्रीज मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के टाइम पे अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना कैसे बढ़ गया? सर बात तो सही है, तो यहां गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, रिस्क असेसमेंट के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर कर लिया। इसी तरह अगर एंटिटी का आप लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझते हो, सर लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कोई टेलीकॉम कंपनी है तो उसका रेगुलेटर है ट्राई।
अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसका रेगुलेटर है आरबीआई। तो आपको ये देखना है कि अगर इन्होंने रेगुलेटर की बातों से नॉन कंप्लायंस करी तो पेनल्टी लग सकती है, हाँ सर। और अगर उस पेनल्टी का प्रोविजन नहीं बना हुआ, अगर उस पेनल्टी की कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं बनी हुई तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, हाँ। तो लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझना जरूरी है। फिर ये कहता है मटीरियलिटी समझना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक मटीरियलिटी नहीं पता होगी तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कैसे निकालोगे। फिर कहता है एक्सपर्ट, कि हो सकता है कुछ ऐसे एरियाज हो जहां पे आपको समझ में नहीं आता, जैसे पीपीई की रिवैल्यूएशन। अगर पीपीई की रिवैल्यूएशन हुई तो उसके लिए तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही बता पाएगा कि पीपीई ठीक से वैल्यू हुई है कि नहीं, तो इसकी मदद लेनी पड़ सकती है। एंड लास्ट में कहता है अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो मुझे ये बताओ हमने ये पांचों पॉइंट्स कैसे ध्यान रखे थे। हमने ये पांचों पॉइंट्स कैसे ध्यान रखे थे सर, बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद याद रखना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले अपन बोलेंगे एसए 520। सबसे पहले अपन बोलेंगे एसए 520। एसए 520 का मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है सर। जब मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर का ऐसे पकड़ लिया, अब इसको हेरा फेरी कर दो। सर ये हेरा फेरी वाले काम कौन करता है, इधर की उधर कौन करता है, ये करते हैं लॉयर। जो विटनेस होता है और जो जज होता है उनके बीच में इधर उधर करते रहते हैं। तो ये होगा लॉ वाला पॉइंट। ये हो गया लॉ वाला पॉइंट ऐसे 250 का, यानी अंडरस्टैंडिंग द लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब सारे 2020 वाले कर दो। ये कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले ऐसे 320। 320 किसकी बात करता है, 32C। आप अपनी 32C से क्या चबाते हो, मटेरियल, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। 420 का है सर, वो तो ये वीडियो देख रहा है। आई एम जोकिंग, ठीक है, मामा मिया, सॉरी। तो 420 नहीं है। फिर सर आता है 520, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। और लास्ट में आएगा 620। 620 यानी टॉप पे कौन है, हमेशा एक्सपर्ट रहता है। एंड में टॉप पे हमेशा एक्सपर्ट रहता है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। और लास्ट में अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट। डन डनाडन डन डन सर। तो अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे जाओगे, ना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यही मिलेगा। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है May 24 में, एमटीपी May 24, आरटीपी May 21, 19। हर क्वेश्चन में आपकी जो की लाइन है जिससे आप ये पहचानोगे ये आंसर है, वो यही है कि प्रायर टू द रिस्क असेसमेंट करने से पहले क्या क्या करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बस ध्यान में रख के चलने। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। गॉट इट सर। अब आओ मेरे साथ। इसके बाद क्या हुआ था सर, इसके बाद आया हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास, जहां पे हमने बात करी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूं। रेडी है सर। मुझे बताओ स्ट्रेटेजी का काम क्या था सर। स्ट्रेटेजी का काम था टू सेट द एसटीडी ऑफ ऑडिट। एसटीडी का मतलब है स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। यही कहीं ना कहीं ऑडिट स्ट्रेटेजी के फैक्टर्स बन जाते हैं। यही कहीं ना कहीं ऑडिट स्ट्रेटेजी की कंसिडरेशंस बन जाती हैं। ठीक है सर। सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की। स्कोप के लिए कहता है कि आपकी इंगेजमेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइन करती हैं इसका स्कोप। एग्जाम्पल के तौर पे रिपोर्टिंग वाले 2 पॉइंट, कि जो आपके एफआरएफ हैं, जो इंडस्ट्रियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, उनको देखो। अगर इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, एफआरएफ के डिस्क्लोजर ज्यादा होंगे, तो आपको एज अ ऑडिटर ज्यादा चेक करना पड़ेगा, आपका स्कोप बढ़ जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा ये कहता है नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट, क्या उसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमने आईटीसी का एग्जांपल लिया। अब आईटीसी में तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है, कोई एफएमसीजी सेगमेंट है, कोई होटल सेगमेंट है, कोई एग्रीकल्चरल सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट है। तो जितने सेगमेंट्स होंगे उतनी स्पेशलाइज नॉलेज लगेगी, उतना स्कोप बढ़ेगा। ठीक है सर। फिर ये कहता है एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। अगर मैं पिछली बार जो ऑडिट में एविडेंस लिया था वो इस बार यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल कोई रेंट एग्रीमेंट है जो 5 साल तक वैलिड है, तो पिछले साल भी वैलिड था, इस साल भी वैलिड है, तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत कम हो गई, पिछला लिया गया एविडेंस काम आ गया, तो अब आपका स्कोप कम हो गया। तो बस यही 4 बातें आपने स्कोप में ध्यान रखनी है, बिकॉज इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आईसीआई का, कि आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट देखोगे दैट डिफाइन इट्स स्कोप, तो उसमें आपने क्या 4-5 फैक्टर देखने हैं। तो आपने बस यही 4 एग्जांपल या फैक्टर ध्यान रखने। सर क्या, सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वाले 2 पॉइंट, एप्लीकेबल एफआरएफ और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। फिर एक स्कोप बढ़ाता है, एक स्कोप घटाता है, साथ में करो। एक स्कोप बढ़ाता है, एक स्कोप घटाता है। बताओ स्कोप कौन सी चीज बढ़ाती है सर, वो आईटीसी वाला। जितने बिजनेस सेगमेंट्स होंगे जिसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, वो स्कोप बढ़ाएगा। स्कोप घटाता क्या है, जब आप पिछला एविडेंस यूज कर सकते हो, जब आप प्रीवियस ऑडिट का एविडेंस यूज करते हो, तो उससे स्कोप कम हो जाता है। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। क्लियर है पॉइंट्स, क्लियर है सर। इसके बाद अगला पॉइंट था स्कोप टाइमिंग। ऑडिट कब तक खत्म करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा सर, ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है।
हमें ऑडिट रिपोर्ट कब तक देनी है उस पर डिपेंड करेगा आपका ऑडिट कब खत्म होगा। तो ये कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट हेल्प्स यू टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट, एंड कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे आप अपनी कम्युनिकेशन करते हो। तो रिपोर्टिंग, टाइमिंग और कम्युनिकेशन का ये पॉइंट है। अब सर इसमें क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो ना रिपोर्टिंग और टाइमिंग को मिला दो। सबसे पहले रिपोर्टिंग और टाइमिंग को मिला दो तो क्या बन गया, एनटीटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। एनटीटी कब तक रिपोर्ट देती है, जनरली जो एजीएम की डेट होती है तब तक रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है सर। सेकेंड थिंग, जब आपने रिपोर्टिंग और टाइमिंग की बात कर दी, अब किसका पॉइंट पकड़े, कम्युनिकेशन। एक ऑडिटर दो लोगों से कम्युनिकेट करता है, एक तो मैनेजमेंट से, एक अपनी टीम से। अपनी टीम भी कई बातें करती रहती है कि तुम्हारा काम कितना हुआ, मेरा इतना हो गया, तुम्हारा कितना बाकी है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुम समझा दो। तो इनकी अपनी अपनी कम्युनिकेशन चलती रहती है। तो मुझे ये बताओ, मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए कभी भी मैं उनके घर में चला जाऊँ, कभी भी मैं उसके रूम में चला जाऊँ, आंसर इज नो, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे कम्युनिकेशन करने के लिए पहले मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मीटिंग टू डिस्कस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क। गॉट इट सर। अब जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई, इनसे दो बातें डिस्कस कर लेना सर, क्या, कब और कौन सी रिपोर्ट देनी है, कब और कौन सी रिपोर्ट देनी है, और काम का स्टेटस क्या चल रहा है, कितना काम कंप्लीट हो चुका। तो सबसे पहले आ जाएगा टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट इंक्लूडिंग द ऑडिट रिपोर्ट। एंड सेकंड थिंग दैट यू नीड टू टॉक अबाउट हियर इज स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर ऑडिट वर्क। एंड लास्ट में, इनसे बातें हो गई, अब अपनी टीम में बातें कर लो। कम्युनिकेशन का लास्ट पॉइंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर। तो जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है अपने अपने में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर आपने ना इसका भी क्वेश्चन कराया था, आपने इसका भी क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा हाँ कराया था। तो अगर सपोज एक ऑडिटर है, उसको ये वर्क पेपर दिखता है, उसको ये वर्क पेपर में दिखता है टाइमिंग ऑफ ऑडिट एक्टिविटी की, ऑडिट प्लानिंग का डेट क्या है, फील्ड वर्क का डेट क्या है, मैनेजर का रिव्यू कब है, पार्टनर का रिव्यू कब है, EQCR का रिव्यू कब है, कब तक रिपोर्ट फाइनलाइज करनी है। तो मुझे बताओ ये स्ट्रेटेजी का कौन सा पॉइंट कवर हो रहा है। सर यहाँ पे स्ट्रेटेजी का टाइमिंग वाला ही पॉइंट कवर हो रहा है। तो टाइमिंग वाले पॉइंट में आप तीन ही चीजों को कवर करते हो। सबसे पहले टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, फिर आ जाता है सर कम्युनिकेशन, उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की, तो मीटिंग वाला पॉइंट आ गया। मीटिंग में आपने मैनेजमेंट से दो चीजें डिस्कस करी, कब कौन सी रिपोर्ट, यानी टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, एंड स्टेटस ऑफ द वर्क, एंड लास्ट में कम्युनिकेशन विद द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। क्लियर है पूरा क्वेश्चन। डन 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 सर। सर तीसरा वाला और बता दो, तीसरा वाला और बता दो। तो मैंने कहा इधर आओ, पहले आपका ये MTP May 24 वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट ये हो गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वाला ये वाला पॉइंट हो गया। अब तीसरा आता है फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। अपन बोलते हैं ना STD ऑफ ऑडिट। तो स्कोप हो गया, टाइमिंग हो गया, अब हम फोकस करेंगे डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन के लिए कहता है जितने भी मटेरियल ABCD है, जितने भी मटेरियल ABCD है, ABCD मतलब अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, वहां फोकस करके चलो, वहां फोकस करके चलो। तो इसके हमने 4 एग्जांपल्स पढ़े थे सर। क्या, सबसे पहले कहता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। जहां भी आपको लगता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, वहां पे इट विल ऑलवेज बी मोर एफिशिएंट टू रिलाय ऑन द इंटरनल कंट्रोल। इसका भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। हाँ सर। तो लेट से एंटिटी की जो परचेजेस हैं 50 लाख रुपए की हैं और इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो एक बात बताओ, जब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है तो इंडिविजुअल परचेज की अमाउंट तो बड़ी कम रहेगी। हाँ, तो क्या मैं एक एक छोटी छोटी परचेज चेक करूं? कहता है नहीं, चुपचाप पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लो। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके कंट्रोल्स इफेक्टिव मिल जाते हैं तो यू कैन रिलाई ऑन द कंट्रोल। और अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, प्रोसेसेस इफेक्टिव हैं, तो ज्यादा डिटेल्स चेक नहीं करनी, कम डिटेल्स भी चेक करोगे तो काम हो जाएगा, एफिशिएंटली काम हो जाएगा। तो यही जो लाइन है ना कि जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो यू कैन रिलाई ऑन द कंट्रोल एंड मेकिंग द होल थिंग एफिशिएंटली। इसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है सर। क्या, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जहां पे ऑडिटर डिटरमाइन करता है, क्या, इट इज मोर एफिशिएंट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल। एक बार बोलो मेरे साथ, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर द ऑडिटर डिटरमाइंस इट इज मोर एफिशिएंट टू रिलाई ऑन द कंट्रोल। इजी। अगले 3 पॉइंट तो सबसे आसान है, अगले 3 पॉइंट तो सबसे आसान है सर। क्या, सिग्निफिकेंट चेंजेस और डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री, इन द FRF और अदर्स। कम ऑन, इंडस्ट्री, FRF, अदर्स। एक और बार, इंडस्ट्री, FRF और अदर्स। इंडस्ट्री का क्या मतलब है, इंडस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट आ सकती है? तो सर इंडस्ट्री की कोई नई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ सकती है, ठीक है सर। या फिर इसके अलावा सर और क्या नया आ सकता है? मान लो इंडस्ट्री की रेगुलेशन कोई चेंज हो गई, ठीक है सर। FRF में क्या हो सकता है, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ सकता है, तो गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उस पर फोकस करके चलो। और उसके अलावा ये कहता है अदर रेलिवेंट डेवलपमेंट। अगर कोई लॉज और रेगुलेशंस में चेंज आ गया तो अगेन वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एंटिटी ने उस लॉ से नॉन कंप्लायंस करी हो और पेनल्टी लग गई हो, तो वहां गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अदर में 3 चीजें चेंज हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो गई, FRF में डेवलपमेंट हो गई, या फिर कोई अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो गई।
हो गई। सो यहाँ आपके चारों के चारों पॉइंट्स डन डन आर डन डन। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर? इस पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन May 24 में आया हुआ है। फिर सर इसके बाद ना हमारे पास बस 2 पॉइंट बचते हैं। मुझे एक बात बताओ सारे के सारे बच्चे, स्कोप हो गया, टाइमिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट क्या था सर? फोर्थ पॉइंट बात करता था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और जो नॉलेज आपने गेन करी है ऑन अदर ऑडिट एंगेजमेंट। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और नॉलेज ऑन अदर एंगेजमेंट में से 2 एग्जांपल दे रखे, इनको बस रीड करके चलना। सर क्या डिपेंड करता है आपका पहले साल का ऑडिट है या बाद का ऑडिट है? तो अगर आपका सेकंड ईयर ऑडिट है तो इसमें ना बस इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि जब आप पिछले साल ऑडिट करने आए थे तो आपने ना कंट्रोल्स में कुछ कमियां निकाली थी, तो बस देख लो मैनेजमेंट ने इस पे एक्शन लिया कि नहीं, बस ये बात समझ के चलना। दूसरी चीज बस जो आपको समझ के चलनी है, अगर पहले ईयर का ऑडिट है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है क्लाइंट के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? सवाल पूछ के। सो हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब ये होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और लास्ट में आता है एसर्टेनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ये कहता है कि जब भी हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो बताओ कैसे नेचर ऑफ रिसोर्सेज आने चाहिए? नेचर बोल रहे हो ना, कैसे नेचर ऑफ रिसोर्सेज लगाओगे ऐसे एरिया में जहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है? मान लो फ्रॉड, तो सर फ्रॉड वाले जो भी एरियाज लग रहे हैं ना, जैसे रेवेन्यू में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां हम एक्सपीरियंस टीम मेंबर लगा देंगे। ठीक है सर। अब एक्सटेंट का क्या मतलब है? मैंने कहा एक्सटेंट का मतलब है कितने रिसोर्सेज लगाओगे। तो जहां भी लग रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है, वहां पे ज्यादा चेकिंग चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा बजट लगेगा, मोर रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक सी बात समझ के चलनी थी। तो मैंने आपका क्या किया, आखिरी में रिवाइज करा दिया। व्हाट आर द फैक्टर्स और कंसिडरेशन व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी? तो पहले 3 पॉइंट तो बड़े सिंपल है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप का मतलब क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। टाइमिंग का क्या मतलब था? टाइमिंग किस पे डिपेंड करती है? रिपोर्ट कब देनी है। सो यानी नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है दैट विल डिफाइन द टाइमिंग एंड कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड। ठीक है सर। तीसरा आता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारे एफर्ट्स जाएंगे। सर फोर्थ पॉइंट हम भूल जाते हैं, फोर्थ पॉइंट हम भूल जाते हैं, तो ये फोर्थ पॉइंट कैसे याद था? तो मित्रों जैसे ही आप फोर्थ पॉइंट में भूल जाओ तो याद रखना पिया आएगा। ठीक है, पिया का मतलब था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट। और जब आपने ये सब चीजें कर ली तो आखिरी में पता चल जाएगा कहां कितने रिसोर्सेज चाहिए, नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी का मतलब है जो हमने ऊपर स्ट्रेटेजी वाली बातें करी, इसका क्या फायदा होता है? मैंने कहा इसका फायदा यही होता है कि आप कंक्लूड कर पाते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हमको भाई क्या नेचर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, किस टाइम पे चाहिए और कितने चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है नेचर ऑफ रिसोर्सेज, यानी डिप्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि जो मेरी ऑडिट एंगेजमेंट होगी इसमें मैं अच्छी क्वालिटी के लोग लेके आऊंगा। नेचर मतलब गुड क्वालिटी पीपल। अब एक बात बताओ सर, जो आपके हाई रिस्क एरियाज है, जो आपके हाई रिस्क एरियाज है, ऑब्वियस सी बात है उस पर एक्सपीरियंस लोग लेके आओगे। जो भी अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स मैटर्स लगते हैं उसके लिए आप एक्सपर्ट्स लेके आओगे। तो यही पॉइंट ही कह रहे हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, हम क्वालिटी के लोग लाएंगे। अब टाइमिंग का क्या मतलब है? मैंने कहा टाइमिंग का मतलब है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो मैं रिसोर्सेज लेके आया हूं इनको ऑडिट में कब लगाना है। तो मान लो ऑडिट में 3 स्टेजेस है, स्टार्टिंग स्टेज, बीच की स्टेज जिसको बोलते हैं इंटरिम स्टेज, और लास्ट में आती है डेडलाइन वाली स्टेज जिसको बोलते हैं की कट ऑफ स्टेज। तो आपको रिसोर्सेज किस टाइम पे लगाने हैं? इंटरिम स्टेज पे लगाने हैं, एंड में लगाने यानी की कट ऑफ स्टेज पे लगाने हैं। तो ये अगला सवाल ये पूछता है। ठीक है सर। एक्सटेंड का मतलब है कितनी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, हाउ मच रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड। एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक एरियाज। इसमें आईसीए ने एक एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से समझना। सपोज अगर मुझे इन्वेंट्री काउंट कराना है मटेरियल लोकेशंस पे, कई ऐसी लोकेशन है जहां पे ढेर सारी इन्वेंट्री पड़ी है, तो कितने रिसोर्सेज भेजने हैं उसको काउंट करने के लिए। ठीक है सर। इसी तरह सपोज अगर दूसरे ऑडिटर ने कोई काम कर रखा है, सर ये दूसरा ऑडिटर कौन है? लेट्स से मैं ऑडिट कर रहा हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और मैं पेरेंट कंपनी का ऑडिटर हूं। तो अगर मैं पेरेंट कंपनी का ऑडिटर हूं और सब्सिडरी का ऑडिटर कोई और है, यानी कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है, तो मुझे उसका काम यूज करना पड़ेगा सीएफएस के ऑडिट में। यस सर। तो ये कह रहे कई बार अदर ऑडिटर का वर्क यूज करना पड़ता है, तो उसका रिव्यू भी तो करना पड़ेगा, उसने काम तमीज से किया है कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन का पार्ट बनेंगे, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना पड़ेगा। तो कह रहे कितना रिव्यू करना पड़ेगा ये भी देखते हुए चलो।
प्लस जो हाई रिस्क एरियाज है वहां पे आपको कितने लोग लगाने, कितना बजट करना है आवर्स में, कितना टाइम एलोकेट करना है, वो भी हमको देखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले तीन बेनिफिट्स हो गए नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर मतलब क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइम का मतलब है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, एक्सटेंट का मतलब है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब लास्ट में आते हैं जो भी रिसोर्सेज है इनको मैनेज करके चलो। सर मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज वैसे ही करना है जो हमेशा से मैं आपको सिखाता हूं, DSR। इनको डायरेक्ट करो कि तुमने ऐसे काम करना है, फिर सुपरवाइज करो कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और आखिरी में आप इनका काम रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू में बस एक एग्जांपल ध्यान रखना, EQCR, जो हम EQCR पढ़ते हो SQC1 और SA220 में, उसको ध्यान रख के चलेंगे। क्लियर है बेनिफिट्स? क्लियर है सर? क्योंकि जब आप अपने क्वेश्चन बैंक पे देखते हो ना, इस बेनिफिट्स पे आईसीआई ने बार बार सवाल पूछ रखा है। सबसे पहले इन लोगों ने सवाल पूछा यहाँ पे RTP May 20 में। इसमें इन्होंने क्या किया, आपको एक पॉइंट लिख के दे दिया, रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक एरियाज, जैसे एक्सपीरियंस टीम मेंबर को हाई रिस्क एरिया में ले आए, एक्सपर्ट्स को कॉम्प्लेक्स मैटर में ले आए, तो यानी यहाँ पे नेचर ऑफ रिसोर्सेज की बात की। तो कहते हैं बाकी अदर बेनिफिट्स बता दो, बाकी तीन अदर मैटर्स बता दो। तो तीन अदर मैटर्स क्या हो गए? नेचर हो गया, तो टाइमिंग, एक्सटेंट और मैनेजमेंट वाली बात आप यहां पे करके चल सकते हो। अगले तरह से इन्होंने कैसे फ्रेम किया इस क्वेश्चन को, ये कहता है बताओ हाउ द ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर इन मैनेजिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी ये पूछता है ना हाउ द ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर, हाउ इट इज हेल्पफुल टू द ऑडिटर, आपने कुछ नहीं करना, ऑडिट स्ट्रेटेजी के चार बेनिफिट्स लिखने हैं, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट और लास्ट में आ गया मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आप डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू की बात करोगे। प्लीज टेल मी, क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डिस्क्रिप्शन और कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान का मतलब है कि ऑडिट प्लान में क्या क्या आएगा। ऑडिट प्लान में क्या क्या आएगा, तो मैंने आपको बोला ऑडिट प्लान में कहीं ना कहीं जो हमारा ऑडिट प्लान है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कितने गया ये रहा। हमारे ऑडिट प्लान में आते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रैप, फैप और अदर प्रोसीजर्स एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रैप का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप का मतलब है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब सर एक बात बताओ, जब इतने सारे प्रोसीजर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिट प्लान विल बी मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बिकॉज इट इंक्लूड्स द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। अब सवाल उठता है, क्या ये सारे के सारे प्रोसीजर एक साथ करने हैं या ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट हम इसको प्लान कर सकते हैं? सर ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट आप इसको प्लान कर सकते हो। प्लानिंग टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट। अब इसका एग्जांपल बता दो, इसका एग्जांपल बता दो। तो मैंने कहा इसका एग्जांपल पहले एकदम आसान है, पहले रैप फिर फैप, और फैप में भी कुछ पहले कुछ बाद में। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, पहले रैप फिर फैप, और फैप में भी कुछ पहले कुछ बाद में। पहले रैप का क्या मतलब है? प्लानिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अकर्स अर्ली इन द ऑडिट। पहले आप समझते हो कि यार कौन कौन से रिस्की एरियाज है, क्या क्या रिस्क है, उसी के हिसाब से आप अपनी टेस्टिंग करते हो, उसी के हिसाब से आप अपनी टेस्टिंग करते हो। यानी प्लानिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी डिस्क्रिमिनेशन है सर। क्या? ऑडिटर में बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉर सम अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर बिफोर प्लानिंग द रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इजी इजी सर। अगेन ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको कराया, इसका क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ रखा है 2 बार। RTP May 22 सीधा सीधा इन्होंने बोल रखा है कि ऑडिट प्लान में क्या क्या मैटर्स डिस्क्राइब होते हैं, या फिर ऑडिट प्लान में कुछ ऑडिट प्रोसीजर डिस्क्राइब होते हैं तो बता दो। तो आपने यही बातें इसमें लिख के आनी है। MTP May 24 में भी इसका सवाल पूछा हुआ है। गॉट इट सर। अब अगला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया रिलेशनशिप। सर किसका रिश्ता? ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान का रिश्ता। अगेन आस्क्ड इन September 24। सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो मैंने कहा रिश्ता कुछ नहीं, आपको पहले स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है, फिर आपको प्लान के बारे में बताना है, फिर बोलना है अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा, अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज मान लो अगर मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात करूं, मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी है कि मुझे रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है। मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी है कि मुझे रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या करती है ना, बड़ा ऊपर ऊपर से बेसिक बात करेगी, बट जो प्लान होगा वो डिटेल में बताएगा कि रिस्क बेस्ड ऑडिट होता क्या है, कि पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, उसके बेसिस पे आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हो और बाकी अदर प्रोसीजर करते हो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आप हमेशा बोलोगे स्ट्रेटेजी जो है ना वो ऊपर ऊपर से बात करती है, ब्रॉड लेवल पे ओवरऑल अप्रोच दे देती है, एंड इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ठीक है सर। जब मैं प्लान बोलता हूं ना तो ये उन मैटर्स को एड्रेस करता है, ये बताता है कि हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी इंप्लीमेंटेड। सर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटेजी? प्रोसीजर करके। तो जो 2 ऊपर पॉइंट्स बताए थे ना प्लानिंग वाले, कि ऑडिट प्लान में क्या क्या कंटेंट आते हैं, हाँ सर, उन्हीं 2 पॉइंट्स को मैंने यहां पे उठा के रख दिया कि ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी बिकॉज इट इंक्लूड्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। प्लानिंग टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट। ये ऊपर से मैंने 2 पॉइंट्स यहां पे उठा के लिख दिए। अब कंक्लूजन बड़ा सिंपल है कि ना तो ये कोई सेपरेट फेज है,
ना ही ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, बट अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। क्लोजली इंटर रिलेटेड है, एज चेंज इन वन विल लीड टू चेंज इन अनदर। अब मेरे पास एक बच्चा आया, और उसने मेरे से पूछा, सर हम प्लान में चेंजेस करते कब है? कौन से 3 रीजन है जिसकी वजह से चेंज होते हैं? तो पानी के 2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स पे लिखो रेडी, फिर मैं आपको चेंजेस बताता हूं। तो जब भी आईसीएआई आपसे क्वेश्चन पूछे कि चेंजेस टू द ऑडिट प्लान, तो आप बोलोगे ऑडिटर विल अपडेट और चेंज द स्ट्रेटेजी और प्लान जब भी उसको लगता है जरूरी है। वेन एवर इट इज नेसेसरी ही कैन डू सो। अब सवाल है 3 रीजन से। पहला रीजन तो बड़ा सिंपल है, पहले दोनों रीजन इंटरकनेक्टेड है सर। क्या? कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और चेंजेस इन कंडीशन हुई। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और चेंजेस इन कंडीशन हुई, फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया, तो जब कोरोना आ गया तो लॉकडाउन लग गया, तो जो ऑडिट फिजिकली हो रहा था, फिजिकली जाके प्रोसीजर हो रहे थे, अब वो सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए। सो अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन द कंडीशन। और लास्ट पॉइंट है एकदम मसालेदार पॉइंट, ये कहता है ऑडिट एविडेंस obtained फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट एविडेंस obtained फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर। सर इसका क्या मतलब है? इसी का तो मतलब है, ये कहता है कि आप अपना प्लान और स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करोगे कब? प्लान कब मॉडिफाई होगा? जब उसके अंदर के प्रोसीजर मॉडिफाई होंगे। यानी प्लान में क्या चेंज हुआ है? देयर इज अ चेंज इन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आपने कहीं ना कहीं इनको बढ़ा दिया है। मुझे बताओ, आपने अपनी टेस्टिंग क्यों बढ़ा दी? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्यों बढ़ा दिया? बिकॉज रिवाइज्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बिकॉज ऑफ रिवाइज्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बढ़ गई है। अब सवाल आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों बढ़ गई है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, टू योर ऑडिटर्स अटेंशन दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल जब आप प्लानिंग कर रहे थे। इसका एग्जांपल दो सर, कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है जो डिफरेंट है? तो मैंने कहा इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है। अगर आपका जो ऑडिट एविडेंस है फ्रॉम सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑडिट एविडेंस फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो फिर सर क्या होगा? तो फिर आपको अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है? कि हमको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ रही है? समझना, जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा था तब तो मुझे लगा कंट्रोल्स इफेक्टिव है, बट जब मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर में चीजें चेक करने गया ना, तो मुझे पता चला कंट्रोल्स उतने इफेक्टिव नहीं है। मान लो मुझे परचेज ऑर्डर नहीं मिला, तो कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है। तो क्योंकि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिवाइज हो जाएगी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे और आपका प्लान रिवाइज हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे बोलना प्लान चेंज होगा। प्लान क्यों चेंज होगा? क्योंकि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिवाइज हो गई है। अब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कब रिवाइज होती है? जब आपको सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज कि जो ऑडिट एविडेंस मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर से मिला, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस जो मुझे कहीं ना कहीं किससे मिला था, या डिफरेंट बोल दो, या दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द ऑडिट एविडेंस फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं है जितना मैंने सोचा था, तो रिस्क ज्यादा हो गई, तो टेस्टिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो प्लान चेंज होगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर, एकदम अच्छे से। फिर सर अगला सवाल आता है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। मुझे कितना डायरेक्ट करना है अपने जूनियर्स को, कितना सुपरवाइज करना है, कितना रिव्यू करना है, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। तो ये कहता है सबसे पहले तो डिपेंड करता है एंटिटी पे। अगर आपकी एंटिटी का साइज ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जूनियर्स को ज्यादा गाइड करना पड़ेगा, ज्यादा रिव्यू करना पड़ेगा। सो इट टॉक्स अबाउट द साइको एंटिटी। साइको का क्या मतलब है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। ठीक है सर। अब एंटिटी के साथ अगले पॉइंट को देखो, एंटिटी का कौन सा एरिया ऑफ ऑडिट आप चेक कर रहे हो। एरिया का मतलब है कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम है, कौन सा अकाउंट बैलेंस है, कौन सी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, कौन सा डिस्क्लोजर है। उस एरिया में हम देखेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर लगता है गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो ज्यादा डायरेक्ट, ज्यादा सुपरवाइज, ज्यादा रिव्यू करना पड़ेगा। और लास्ट में आता है कौन बंदा है जो आपके लिए काम कर रहा है। हु इज द जूनियर हु इज वर्किंग फॉर यू, इज इट कॉम्पिटेंट और केपेबल। अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट और केपेबल है, तो ज्यादा डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कम डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू से भी काम हो जाएगा। तो अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ और देखो, यही क्वेश्चन आईसीआई ने नवंबर 21 में पूछा, आरटीपी नवंबर 22 में पूछा, और आरटीपी जैन 25 में पूछा। और इसमें पूरे क्वेश्चन को इग्नोर करके अगर आप लास्ट लाइन पढ़ते हो, सिंपल सी बात है, लास्ट लाइन पढ़ लिया करो। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट द एंगेजमेंट टीम विल कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग द आंटी ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन और रिव्यू। तो वही 4 बातें आपने लिखनी है। सबसे पहले एंटिटी, साइको एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। फिर एंटिटी का एरिया ऑफ ऑडिट, एरिया का रोमम के बाद कौन बंदा काम कर रहा है, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर वर्किंग ऑन द असाइनमेंट।
क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। फिर इसके बाद शुभम सर ने अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाया? मैंने आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया? चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजन हो गया, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू हो गया। अच्छा, इसके बीच में ना एक बढ़िया एग्जांपल आया था आईसीआई का। सर क्या इसके केस में क्या हुआ था? एक CAW है जो ऑडिटर है, ये एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है जिसका नाम है SKM लिमिटेड। ये बंदा इतना बदमाश और कामचोर है ना, मैं क्या बताऊं। इसने क्या किया? खुद प्लान नहीं बनाया, खुद स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, और जो कंपनी का बंदा था ना, जो क्लाइंट का फाइनेंस एंड ऑडिट हेड था, उसको कहता तू स्ट्रेटेजी बना, तू प्लान बना। ये सही है क्या? अरे ये सही है क्या? आंसर इज नो सर। स्ट्रेटेजी एंड प्लान आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये कहता है इसने उससे बनवा ली है। बाद में रियलाइज किया इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सर ये इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट इज कॉम्प्रोमाइज तो अपन उसमें पढ़ते थे ना कि प्लानिंग जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए टू फैसिलिटेट बट नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस। हाँ, वही लाइन यहाँ लिखनी है। तो ये कहता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना। ही मे डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग टू फैसिलिटेट द एंगेजमेंट बट डोंट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस। और कंक्लूजन में बस इतना लिखना कि जो डब्ल्यू है ये बेवकूफ है, जो डब्ल्यू है इज अप्रोच इज रॉन्ग एंड ही शुड हैव प्रिपेयर्ड द स्ट्रेटेजी एंड प्लान हिमसेल्फ। क्या पता इसे 3 नंबर में ऐसा मजेदार सवाल पूछ ले। अब सर लास्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड इन द टुडे सेशन वाज प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। कम ऑन। अब सर प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन पूछा है, क्या कहता है ये? तो मैंने कहा जब भी प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन पूछा जाए, यानी प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें सब आता है, स्ट्रेटेजी भी आती है, प्लान भी आता है और इनमें चेंजेस भी आते हैं। हम सिर्फ प्लान की बात नहीं कर रहे, प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग के डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आएगी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब मेरा डिसीजन कि भाई मुझे रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है। अब इस डिसीजन से 2 चीजें होती है, इसी के बेसिस पे प्लान बनता है, इसी के बेसिस पे जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है आप अपनी टीम को बता के चलोगे। अब स्ट्रेटेजी सर है इस चीज ही छोटी सी है, समरी है, तो हम समराइज फॉर्म में करते हैं। समरी का दूसरा नाम मेमोरेंडम। इसमें क्या आएगा? वही जो ऊपर लिखा था, की डिसीजंस। की डिसीजन जो सेट करते हैं, STD, डी नहीं सी, STC ऑफ ऑडिट। STC का मतलब है स्कोप, टाइमिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। जब मैं बोलता हूं प्लान, प्लान का मतलब बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए। रिकॉर्ड्स ऑफ आंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब सर इसका पर्पस क्या है प्लान करने का? वही हिंदी की टीचर वाली लाइन, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब बाद में ये बोल के क्या फायदा कि तुमने गलत प्रोसीजर प्लान करे थे, पहले ही चेक करो ना कि प्लान सही कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप पहले से ही प्लान करके चलते हो तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपके प्लान को रिव्यू कर लेंगे और उसको अप्रूव कर देंगे बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, ताकि सब कुछ ठीक हो। और आखिरी में सर इसके लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं? तो जो भी आपने प्लान बनाया उसको आप इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने जूनियर्स को बांटते हो। इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम और चेकलिस्ट। दिस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम और चेकलिस्ट। एंड लास्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्लान एंड द रीजंस व्हाई द चेंजेस वर मेड टू द प्लान एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो कुछ नहीं बताना, जब भी आप चेंज करते हो प्लान में तो उसमें क्या होता है? चेंज इन द ऑडिट प्रोसीजर, उसको डॉक्यूमेंट कर लो। क्यों चेंज किया वो 3 रीजंस डॉक्यूमेंट कर लो। कोई भी 3 रीजंस हो सकते हैं, वही जो 3 बताए थे। क्या क्या थे? अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उसके बाद क्या हुआ? चेंज इन द कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और लास्ट में चेंजेस के बाद जो फाइनल प्लान और स्ट्रेटेजी अडॉप्ट हुई वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो 3 चीजें क्या क्या हो गई? चेंज इन द प्रोसीजर, रीजंस फॉर चेंज एंड फाइनल प्लान और स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड। क्लियर है? क्लियर है सर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं सर। क्या? एक छोटी सी समरी मैं आपके लिए क्लेरिफाई करना चाहता हूं। इधर देखो, मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स पढ़ाए हैं सर। क्या? पहला पढ़ाया डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान। फिर मैंने आज आपको पढ़ाया डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में भी 2 चीजें कंफ्यूजन कर सकती हैं, एक है प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन, एक है प्लान की डॉक्यूमेंटेशन। मुझे बताओ तीनों में फर्क क्या है? सर मैं बताता हूं। जब बात होगी डिस्क्रिप्शन की तो पूरा आंसर डिस्क्राइब करना है कि प्लान में क्या क्या आता है। सर प्लान में क्या क्या आता है, यानी इसमें आप लिखोगे आंटी ऑफ वो जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर थे ना। हाँ सर, वो तीनों के बारे में लिखना है कि आप रैप के बारे में भी लिखोगे, फैप के बारे में भी लिखोगे, अदर प्रोसीजर के बारे में भी लिखोगे। फिर आप बोलोगे इट इज मोर डिटेल्ड। ओ, फिर डिटेल्ड के साथ साथ आप बोलोगे इट टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट, और आप इसका एग्जांपल दोगे। यानी आपने पूरा मामला डिस्क्राइब करना है। ठीक है सर, ये डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी ना तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्लानिंग की बात कर रहा है या प्लान की बात कर रहा है। अगर ये प्लानिंग की बात कर रहा है
तो प्लानिंग में तो तीनों चीजें आती है, स्ट्रेटेजी भी आता है, प्लान भी आता है और चेंजेस भी आते हैं। गॉट इट सर। बट अगर सिर्फ प्लान की बात हो रही है, अगर सिर्फ प्लान की बात हो रही है तो 3 पॉइंट आएंगे सर। क्या? इट इज अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ रैप, रिकॉर्ड ऑफ फैप। फिर इसका पर्पस आ जाएगा, पर्पस दैट इट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बिफोर ऑडिट, एंड आखिरी में आप इसके टूल्स की बात करके चलोगे। क्या पूरी की पूरी चीजें सिंथेसाइज हो गई? इज एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आंसर इज यस सर, सब कुछ एकदम क्लियर है। अनदर रिवीजन सेशन ऑफ दिस चैप्टर 2, ऑडिट, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम। और इस रिवीजन सेशन में हम प्रोग्राम की बात करने वाले हैं। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द चैप्टर। अब सर प्रोग्राम का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। अब एक ऑडिटर को बैलेंस शीट चेक करनी है, ठीक है सर। बैलेंस शीट में आता है पीपी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, इन्वेंट्री, कैश। क्या ये सारे के सारे आइटम एक ही बंदा चेक करेगा? मैंने कहा नहीं, बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। मैंने कहा यानी पीपी इन्वेस्टमेंट्स को मैंने दे दिया ए को, डेटर को मैंने दे दिया बी को, इन्वेंट्री और कैश को दे दिया मैंने सी को, ठीक है सर। अब बी की बात करते हैं। अब जब मैंने बी को काम दिया है तो क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा काम कैसे करना है? हाँ सर, इसी को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। यानी ऑडिट प्रोग्राम का क्या मतलब है? जो इंस्ट्रक्शंस मैं बी को दूंगा, किसके लिए? डेटर चेक करने के लिए। यानी इन इंस्ट्रक्शंस में बताऊंगा कि भाई बी सुनना, अरे बी सुनना, तेरे को ये प्रोसीजर करने हैं। डेटर से कंफर्मेशन ले लेना, जो सेल्स हुई थी उनके इनवॉइस चेक कर लेना, बैंक की जो रिसीट्स आई है डेटर से जो पैसा आया वो चेक कर लेना, प्लस जो भी डेटर के प्रोविजन है इसकी टेस्टिंग कर लेना। ये सब करके एविडेंस इकट्ठा कर लेना, ये सब करके एविडेंस इकट्ठा कर लेना, इसी को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो अगर इस बात को मैं अंग्रेजी में लिखूं, एकदम फ्लो में चलना, ये क्या कहता है? ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। ये प्रोसीजर मैं किस पे अप्लाई करता हूं? दीज आर अप्लाइड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अब सर ऑडिट के शास्त्रों में लिखा हुआ है जब जब एक ऑडिटर प्रोसीजर करेगा उसको क्या मिलेगा? एविडेंस मिलेगा। फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ताकि उसके बेसिस पे वो क्या कर सके? एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सके। इन्फॉर्म्ड ओपिनियन का क्या मतलब है? जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए उसके हिसाब से वो सही ओपिनियन बना पाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऑडिट प्रोग्राम इज इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स लिखे हैं, प्रोसीजर से एविडेंस, एविडेंस पे ओपिनियन। ये आपने एक बेसिक सी बात समझ के चलनी है। दिस इज जस्ट लाइक द ऑडिट की साइकिल जो हम पढ़ते हैं कि प्रोसीजर पे एविडेंस, एविडेंस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन पे ओपिनियन। बस फर्क ये है कंक्लूजन के बारे में यहां नहीं दे रखा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर सवाल आता है कि अगर हमें ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है तो हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपने अपने दायरे में रहना है, आपने अपने दायरे में रहना है। जो स्कोप ऑफ ऑडिट है उसी में रहना। स्कोप ऑफ ऑडिट का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट इज रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने बस वही चेक करनी है। उसके अलावा जो भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर आते हैं बस उन्हीं को चेक करना है। इसके अलावा जो भी एविडेंस है उसको चेक करना कि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है। ये बेसिक बेसिक जो स्कोप वाली बातें हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, उन्हीं के स्कोप के अंदर, उन्हीं के लिमिटेशन में आपने रहना है। ठीक है सर। अब जब आप स्कोप और लिमिटेशन में हो इन द असाइनमेंट, अब आपने क्या करना है? इंडिविजुअल एरियाज को पकड़ना है। एक एक एरिया को पकड़ना है। जैसे डेटर पकड़ लिया, जैसे क्रेडिटर पकड़ लिया, पीपी पकड़ लिया। अब क्या करोगे? एक एक एरिया को पकड़ो और उसके ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेट करो। क्या क्या अजर्शंस हैं? तो सपोज अगर मैं बैलेंस शीट आइटम्स की बात करता हूं तो 4 अजर्शन शुभम सर ने सिखाई थी। ERCV। ERCV का मतलब है एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। तो जैसी अजर्शन है उसको चेक करने के लिए, उस पर वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ अजर्शंस को चेक करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? प्रोसीजर्स और एविडेंस। क्या प्रोसीजर्स करने हैं, क्या एविडेंस इकट्ठा करना है? तो मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस में आ जाएंगे सबसे पहले प्रोसीजर वाले पॉइंट। हम एक रिटर्न प्रोग्राम देंगे इंक्लूडिंग द प्रोसीजर्स टू इंप्लीमेंट द प्लान। सर कौन से प्रोसीजर्स? वो प्रोसीजर्स अप्लाई करना दैट आर यूजफुल, जो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है उस अजर्शन को चेक करने के लिए, उस पर्पस को अचीव करने के लिए। ठीक है सर। प्रोसीजर वाले पॉइंट तो हो गए। अब जब प्रोसीजर करते तो एविडेंस मिलेगा। तो आपने देखना है वो एविडेंस जो रीजनेबली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर डेटा टेस्ट करो तो रीजनेबली क्या अवेलेबल रहेगा? सेल्स इनवॉइस अवेलेबल रहेगा, डिलीवरी चलान अवेलेबल रहेगा। और क्या क्या अवेलेबल रहता है? सर हमारे पास डिलीवरी चलान हो गया, इनवॉइस हो गया, कंफर्मेशन हो गया, बेसिक बेसिक चीजें मिल जाएगी। इसका एजिंग एनालिसिस मिल जाएगा प्रोविजन टेस्ट करने के लिए। सो दीज विल बी रीजनेबली अवेलेबल। बट इनमें से बेस्ट कौन सा होगा? सर बेस्ट एविडेंस जनरली वही होता है जिसपे हम ज्यादा रिलाय कर सकते हैं। तो जो एविडेंस हमें एंटिटी के बाहर से मिलता है वो जनरली बेस्ट होता है, ज्यादा रिलायबल होता है। फॉर एग्जांपल कंफर्मेशन। सो डिटरमाइन द एविडेंस दैट इज रीजनेबली अवेलेबल एंड बेस्ट फॉर योर नेसेसरी सेटिस्फेक्शन, जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करके चले। तो एक बार आप अपनी किताब पे आओ। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। May 24, November 19, RTP November 22, बार बार ऐसे नहीं पूछ रखा, तो एक बार इसे यहां से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन के अंदर रिवीजन।
तो ये कहता है आपको फॉलोइंग पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे। सर क्या? सबसे पहले तो स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। फिर जिस स्कोप और लिमिटेशन में हो उसके बाद आप इंडिविजुअल एरियाज पे अटैक करो, उसके ऑब्जेक्टिव सेट करो और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ। सर इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? प्रोसीजर्स टू इंप्लीमेंट द प्लान। प्रोसीजर भी कौन से? जो यूजफुल है टू अचीव द पर्पस। अब 2 बार प्रोसीजर कर लिए तो क्या मिलेगा? एविडेंस। एविडेंस दैट इज रीजनेबली अवेलेबल एंड बेस्ट एविडेंस फॉर योर सेटिस्फैक्शन। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट्स काफी हैं, पर अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले तो 2 पॉइंट्स और कंसिडर कर लेते हैं। सर क्या? जो भी आपको लगता है पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर है उनको देख लेना, प्लस अगर 2 लोग सिमिलर एरियाज पे काम कर रहे हो, यानी एक असिस्टेंट परचेजेस चेक कर रहा है, दूसरा असिस्टेंट क्रेडिटर चेक कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्रेडिटर वाले के पास भी परचेज इनवॉइस है, परचेजेस वाले के पास भी परचेज इनवॉइस है, तो इन दोनों को ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इनको साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहिए क्योंकि परचेजेस का जो सैंपल है वो क्रेडिटर वाले के काम आ सकता है, क्रेडिटर वाले के पास जो सैंपल है वो परचेजेस वाले के काम आ सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। फिर शुभम सर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। मुझे बताओ सबसे पहले एडवांटेज क्या थी ऑडिट प्रोग्राम की? सर जो हमारा सीनियर है इसको काम बांटना है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेगा? 2 असिस्टेंट सेलेक्ट करके आएगा। इसने इन दोनों असिस्टेंट को सेलेक्ट कर लिया, जीतू और बांडिया। अब ये जीतू और बांडिया को लेके आया तो सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट फॉर द जॉब बिकम्स इजियर। अब ये दोनों आ गए हैं, ये इनको क्या देता है? टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बांडिया की बात करूं तो इसने इसको बताया थे सारे जूते साफ होने चाहिए, एकदम चमक जाने चाहिए, ये सारे कपड़े साफ होने चाहिए, एकदम चमक जाने चाहिए, यानी प्रोवाइड द असिस्टेंट्स विद अ टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। समझ गए सर? जब टोटल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो क्या मैं बोल दूं टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क मिल जाएगा? हाँ सर, ये तो दोनों सेम पॉइंट्स है, बस अलग तरह से लिखे हुए हैं। टोटल इंस्ट्रक्शन देके हमें मिल गया टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। अब जब आपने दोनों चीजें कर दी कि टोटल पर्सपेक्टिव मिल गया, टोटल वर्क मिल गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब इससे कोई चीज छूटेगी? क्या अब इससे कोई चीज छूटेगी? आंसर इज नो। तो जो डेंजर रहता है ऑफ ओवरलुकिंग द थिंग्स, ऑफ इग्नोरिंग द थिंग्स, अब वो डेंजर कम हो जाएगा। और आखिरी में याद रहे, जब आपने इसको इतना सारा काम दे दिया ना, इससे साइन करा लेना, इससे एंड में साइन करा लेना कि मैं सारा काम कर लूंगा, मेरे को सब आता है, मैं सारा काम कर लूंगा। तो पुटिंग अ सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम, ही एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो काम दिया गया ये कर लेगा, और अगर कल को कोई गलती निकली इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द असिस्टेंट। और सर जो इस बार इतनी आपने मेहनत करी है ना वो अगले साल भी काम आएगी। प्रोग्राम फ्रेम्ड इन दिस ईयर कैन बी हेल्पफुल इन द सक्सीडिंग ईयर। तो इफ यू कम टू योर बुक, एडवांटेजेस वाला जो क्वेश्चन है अभी अभी रिसेंटली आईसीआई ने एमटीपी में जनवरी 25 में पूछा है, तो आ जाओ एक बार एडवांटेजेस वाले पॉइंट साथ में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज क्या थी? असिस्टेंट को सेलेक्ट करके लाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। जैसे ही असिस्टेंट आएंगे हम इनको देंगे टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क। जब टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क मिल जाएगा तो जो डेंजर है ऑफ ओवरलुकिंग द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, दिस डेंजर विल बी सिग्निफिकेंटली लेस। फिर हमने इनसे साइन कराया, साइन से क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, एंड जो भी वर्क है इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द असिस्टेंट, और लास्ट में इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर सक्सीडिंग ईयर। बाकी के 2 पॉइंट्स फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, अगर आपने एक असिस्टेंट को 5 काम दिए हैं और उसने 4 कर लिए तो आपको पता चलेगा कि 5 में से 4 हो गए, यानी 80% ऑफ द वर्क इज डन। आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। दूसरी चीज, कल को अगर ऑडिटर पे चार्ज लगाया जाता है कि उसने अपना काम तमीज से नहीं किया, तो वो अपना ऑडिट प्रोग्राम दिखा सकता है एज अ एविडेंस कि मैंने इन चीजों पे वर्क किया था। तो ये 2 बेसिक बातें आपको समझ के चलनी है। सर अब किसी चीज की अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। मुझे बताओ ऑडिट प्रोग्राम की डिसएडवांटेजेस क्या थी? व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम? सर वो एक जैसे वर्ड्स, वो एक जैसे वर्ड, कोई मैकेनिकल। अब जो मैकेनिकल है, रोबोटिक है, वो बड़ा इनफ्लेक्सिबल होगा। हाँ सर, वो बड़ा रिजिड होगा। यस सर। तो मैकेनिकल, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, मैकेनिकल, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। तो मैंने कहा मैकेनिकल, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? ध्यान से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं डिसएडवांटेजेस का। ये कहता है कि अगर आप ऑडिट प्रोग्राम यूज करते हो तो वर्क कैन बिकम मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है असिस्टेंट रोबोट की तरह काम करेगा, गधे की तरह काम करेगा, बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग लगाए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्क ही इज डूइंग। वर्क कैन बिकम मैकेनिकल एंड प्रोग्राम मे बी कैरिड आउट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर।
अब जो मैकेनिकल बंदा है वो कैसा है, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हम किसके लिए यूज करेंगे, बट प्रोग्राम के लिए यूज करेंगे। तो ये कहता है प्रोग्राम कैन बिकम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, मतलब आप इसको चेंज ही नहीं कर रहे, यू आर जस्ट फॉलोइंग द सेट ग्रूव्स, जैसा चल रहा था वैसे ही चलाते जा रहे हो। सर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है कि बिजनेस में चेंज बट द प्रोग्राम इज स्टिल द सेम। बिजनेस में चेंज बट द प्रोग्राम इज स्टिल द सेम, बट स्टिल द ओल्ड प्रोग्राम इज कैरिड ऑन। तो आपने दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्या, वर्क कैन बिकम मैकेनिकल एंड प्रोग्राम कैन बिकम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। इसके बाद के दो पॉइंट्स क्या थे, सर दो तरह के असिस्टेंट हैं जो ये प्रोग्राम पे काम करते हैं, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट है ना, वो अपनी नाकामियों के लिए क्या करते हैं ना, इस प्रोग्राम के पीछे छुप जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक असिस्टेंट था जिसका नाम है समय। समय बड़ा ही अच्छा बच्चा है हमारे बैच का। इसने क्या किया ना, इसको भेजा गया था एंटिटी के इन्वेंट्री काउंट के लिए। अब बोला गया था वहां जो भी इन्वेंट्री हो देख लेना, बट इसका जो प्रोग्राम था उसमें लिखा था वेयर हाउस की इन्वेंट्री देख लेना। अब वेयर हाउस के साइड में ही एक फैक्ट्री थी कंपनी की, वहां पे उससे डबल इन्वेंट्री पड़ी थी, 10 टाइम्स इन्वेंट्री पड़ी थी। वेयर हाउस में तो 1 लाख की थी, फैक्ट्री में 10 लाख की थी। इसने फैक्ट्री की इन्वेंट्री देखी ही नहीं, कहता है प्रोग्राम में लिखा थोड़ी था। तो अगर कोई इनएफिशिएंट असिस्टेंट होगा तो वो क्या करता है, वो प्रोग्राम के पीछे शेल्टर ले लेता है। वो कहीं ना कहीं अपनी डेफिशिएंसीज को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वाह क्या बढ़िया वर्ड है। वो अपनी डेफिशिएंसीज को डिफेंड करने की कोशिश करता है, ये कह के कि नो इंस्ट्रक्शन वाज देयर इन द प्रोग्राम। ठीक है सर। और एफिशिएंट असिस्टेंट क्या होता है सर, उसकी एफिशिएंसी को तो हम खत्म ही कर देते हैं। अगर आपने एक हार्ड एंड फास्ट प्रोग्राम बना दिया ना कि जैसा लिखा है वैसे ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो क्या होगा ना सर, जान ले ली जाएगी। किसकी जान ले ली जाएगी, इट विल किल द इनिशिएटिव। इट विल किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट। बस इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है। अब सर क्या हम इस डिसएडवांटेज को एलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर इज यस, कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो सीनियर को सुधारो। मैंने कहा सीनियर को कैसे सुधारें, याद है ऊपर एक डिसएडवांटेज बताई थी कि बिजनेस तो बदल गया बट प्रोग्राम नहीं बदला। अब सर बिजनेस में क्या चेंज आया, तो मान लो बिजनेस ना ऑफलाइन से ऑनलाइन चला गया। जो एंटिटी का बिजनेस है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन चला गया, तो सीनियर को ना थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर ये लोग ऑनलाइन चले गए तो इनके प्रोसेसेस कैसे होंगे, फिर उन प्रोसेसेस के अराउंड इसको प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो ये कह रहे देयर शुड बी इमेजिनेटिव सुपरविजन। जो बंदा सुपरवाइज कर रहा है, सीनियर कर रहा है, वो इमेजिनेटिव होना चाहिए ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय असिस्टेंट। ठीक है सर। और जो असिस्टेंट है, मैंने क्या कहा था, एंटरप्राइजिंग एफिशिएंट असिस्टेंट है। हाँ सर, ये अपना दिमाग बढ़िया खुला रखें। तो दिस विल इंकरेज द असिस्टेंट शुड बी इंकरेज, क्या सर, कि जो भी मैटर्स है इनको ऑब्जर्व करें, और अगर इसको लगता है कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला, इन सारे के सारे मैटर्स में अगर इसको लगता है कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला, तो ये लेके आए टू द नोटिस ऑफ द सीनियर और द प्रिंसिपल। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, जब जूनियर सीनियर के पास जाएगा तो क्या सीनियर इग्नोर कर दे, चल हट, या फिर इसने जो बात बोली उसको अच्छे से रिसीव करे, यानी द सीनियर शुड आल्सो हैव अ रिसेप्टिव एटीट्यूड टुवर्ड द असिस्टेंट। तो 3 स्टेप फ्लो में चलना, मजा आ जाएगा। सबसे पहली चीज क्या थी, इमेजिनेटिव सुपरविजन ऑफ द असिस्टेंट। सेकंड थिंग क्या थी, असिस्टेंट भी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करे, अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है तो सीनियर पास लेके आए। एंड थर्ड पॉइंट इज, जब वो लेके आता है तो उसका भी रिसेप्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, चीजों को अच्छे से रिसीव करे। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। इसके बाद हमने इसी का एक क्वेश्चन भी किया था। सर क्वेश्चन कौन सा किया था, अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ, तो सर क्वेश्चन बैंक में इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप करोगे ना तो सर सबसे नकली क्वेश्चन है। ऊपर पूरा रायता फैला रखा और लास्ट लाइन में सीधा सीधा पूछ रखा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। तो सीधा पहले लास्ट लाइन पढ़ा करो, उसी से क्लियर हो जाता है क्या पूछना चाह रहा है। तो एडवांटेजेस में जो एडवांटेज बताई वो सीधा सीधा आ जाएंगी। ठीक है सर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। इसका जो एमटीपी सितंबर 24 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एकदम क्लासिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं ऑडिट प्रोग्राम में, तो आपने पहले इस आंसर में डिसएडवांटेज लिखनी है। फिर ये कह रहा है कि हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं बाय टेकिंग सम स्टेप्स। तो जो आखिरी में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताया ना, उन्हीं 3 स्टेप्स को लिखना है। इमेजिनेटिव सुपरविजन, सिग्निफिकेंट मैटर्स को सीनियर के पास ले जाओ, और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, जब वो लाएगा तो रिसीव भी करना है, यानी रिसेप्टिव एटीट्यूड रिगार्डिंग द असिस्टेंट। क्लियर है। कसक ने तो भाई साहब सारी की सारी बातें एकदम समराइज कर दी चैट बॉक्स में। वेरी गुड, क्लैपिंग। बस सर इसके बाद तो सर मरियल टॉपिक पढ़े थे, एकदम मरियल इजी टॉपिक पढ़े थे। मुझे बताओ क्या मैं सारे बिजनेस के लिए एक ही प्रोग्राम बना सकता हूं, आंसर इज नो। सर क्यों, क्योंकि देयर आर वेरिएशन।
मैंने कहा तीन चीजें क्या वेरी करती है, धंधा वेरी करता है, उसका इंटरनल कंट्रोल वेरी करते हैं और साथ ही साथ ऑडिटर की सर्विसेज वेरी करते हैं। मैंने कहा क्या वेरी करता है बिजनेस में, नेचर, साइज और कॉम्पोजिशन। ये कहता है नेचर अलग है, साइज अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है। कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई सर्विस एंटिटी है, कोई छोटी एंटिटी तो कोई बड़ी एंटिटी। और कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है उसके प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हैं। कोई अमूल है तो वो आइसक्रीम बेच रहा है, कोई हीरो मोटोकॉर्प है तो मोटरसाइकिल बेच रहा है। तो सब बिजनेस अलग अलग है नेचर, साइज और कॉम्पोजिशन में, ठीक है। साथ ही साथ उनके इंटरनल कंट्रोल्स भी अलग है, कुछ के कंट्रोल्स बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव है, कुछ के नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड तीसरी चीज ये बोलता है ऑडिटर की जो एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज है ये भी बदल जाती है, क्योंकि बिजनेस अलग है तो ऑडिटर की सर्विस भी बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी रहेगी तो आपको इन्वेंट्री काउंट पे जाना पड़ेगा, सर्विस में नहीं भी जाना पड़ेगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, तीन चीजें बदलती हैं। क्या, धंधा बदलता है, बिजनेस, और यू कैन से बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल, और बिजनेस इंटरनल कंट्रोल का जो आप ऑडिट करते हो उसकी सर्विसेज बदल जाती हैं, क्योंकि ये तीन चीजों में वेरिएशन है। इवॉल्विंग वन प्रोग्राम फॉर ऑल इज नॉट प्रैक्टिकेबल। इजी इजी सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया, और आईसीआई का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आईसीआई ने इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि आपने पी को सजेस्ट करना है, कि कौन से मैटर कंसीडर करें व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना बोल दो, डेवलप करना बोल दो, कंस्ट्रक्ट करना बोल दो, वही जो 5 पॉइंट्स है कंस्ट्रक्शन वाले इसमें आ जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है कि दो एंटिटीज हैं, टाइम लिमिटेड और बेक्स लिमिटेड, दोनों का धंधा अलग है। आर कहता है सेम प्रोग्राम यूज कर लो, पी कहता है सेम प्रोग्राम यूज नहीं होगा। तो जब दो धंधे अलग है तो आप सेम प्रोग्राम यूज नहीं करोगे। तो ये पूछता है क्या पी सही है इन सजेस्टिंग अ डिफरेंट ऑडिट प्रोग्राम। आंसर इज यस, पी सही है। बट पी सही है लिखना काफी नहीं होगा, वही 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट, इंटरनल कंट्रोल्स की एफिशिएंसी इज डिफरेंट, एंड लास्ट में आप बोलोगे नेचर ऑफ सर्विसेज इज डिफरेंट फॉर द ऑडिटर। ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, ड्यू टू दीज वेरिएशंस, वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल, ही शुड ड्राफ्ट अ डिफरेंट प्रोग्राम। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। अब कई बच्चे ना थोड़ा घबरा जाते हैं, सर इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आप एक पेज में लिखने की कोशिश करो ना, 5 पॉइंट आपको कंस्ट्रक्शन के लिखने हैं, 3 पॉइंट आपको ऑडिट प्रोग्राम के लिखने हैं, बस ये 8 पॉइंट अगर आप लिखोगे ना तब भी पूरा पेज नहीं भरेगा, तो ऐसा कोई बड़ा आंसर नहीं है। नजरिया बदलो, थोड़ा सा नजरिया बदलो तो चीजें बदलेंगी, ठीक है। हल्की चीजें यार, रिलैक्स करके करो प्रॉपर्ली। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था? सर वो था असिस्टेंट शुड बी एंकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बस इतना बताया कि जो बिजनेस है ना, ठीक है सर, उसका नेचर, साइज एंड कॉम्पोजिशन, जो इंटरनल कंट्रोल है उसकी एफिशिएंसी या उसके ऑपरेशंस, एंड जो ऑडिटर का स्कोप है, नेचर ऑफ सर्विसेज है, इनको ध्यान में रखते हुए आप एक मिनिमम एसेंशियल वर्क डिसाइड कर लो कि इतना तो करना ही है, उसको हम स्टैंडर्ड प्रोग्राम बोलेंगे। ये जो 3 पॉइंट्स है मैंने ऊपर से ही चुराए हैं, जो ऊपर 3 पॉइंट दे रखे थे उन्हीं को चुरा के मैंने आंसर बना लिया, ठीक है सर। अब ये कहता है जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम आप असिस्टेंट को दोगे वो उसमें कुछ एडिशंस, कुछ डिलीशंस कर सकता है। अगर उसको लगता है कोई सिचुएशन रेलिवेंट है उसको ऐड ऑन कर दे, अगर उसको लगता है कोई सिचुएशन इररेलिवेंट है तो उसको हटा दे। सर रेलिवेंट है मतलब एज द एक्सपीरियंस इज गेन्ड एंड ही फील्स समथिंग इज रेलिवेंट विच वाज ओरिजिनली लेफ्ट आउट, तो इट मे बी इंक्लूडेड, वो उसको इंक्लूड कर सकता है ऑल्टर करके। बट अगर उसको लगता है देयर इज समथिंग विच इज अननेसेसरी और इररेलिवेंट, तो फिर वो सिचुएशन को ड्रॉप भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी के पास कैश ही नहीं है तो कैश काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक बात के बाद बस आपने कंक्लूड कर देना है, कीप एन ओपन माइंड। और अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है, ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ योर सीनियर। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो टॉप पे कौन रहता है? पार्टनर। और अगर प्रोपराइटर है तो टॉप पे रहता है प्रोपराइटर। इनको बता देना, इनको आप बस बता देना। एंड इसी पे वी डिड आर क्वेश्चन नंबर कौन सा? मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 16, MTP सितंबर 24। यहां पे क्या हुआ था सर? यहां पे भी एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना के दे दिया गया था असिस्टेंट को, और असिस्टेंट ने स्टैंडर्ड प्रोग्राम के हिसाब से काम कर दिया। तो बताओ असिस्टेंट सही है? आंसर इज नो, असिस्टेंट नालायक है। असिस्टेंट नालायक क्यों है सर? इसको स्टैंडर्ड प्रोग्राम में ऑल्टरेशन भी तो करनी चाहिए थी। अगर कोई सिचुएशन लगती है इसको रेलिवेंट है तो इसको इंक्लूड कर देनी चाहिए थी, इसको कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड कर देना चाहिए था। आंसर इज यस। अगर लगता है कोई वर्क अननेसेसरी है, इररेलेवेंट है, इसको ड्रॉप कर देता। तो मेनली इसको ओपन माइंड रखना था और सिग्निफिकेंट मैटर्स को रिपोर्ट करना था टू द सीनियर्स। तो कंक्लूड भी ये करेंगे, एटीट्यूड इज नॉट जस्टिफाइड, कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, आपसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, जब भी कोई क्वेश्चन करो, एकदम ओपन माइंड के साथ करो, तो फिर सब सही होगा। तो लास्ट पार्ट में मैंने क्या किया, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। अब इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ते, कैसे पढ़ते, एक बार फील समझना। सबसे पहले आपको जब ऑडिट प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा था तो याद है उसमें मैंने एक डिसएडवांटेज पढ़ाई थी सर? क्या
द डिसएडवांटेज वॉज इट इज वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। ये चेंज ही नहीं होता, मतलब बिजनेस चेंज हो रहा है बट फिर भी ओल्ड प्रोग्राम कैरी ऑन हो रहा है। सो दिस वॉज द डिसएडवांटेज। इसी डिसएडवांटेज के साथ डील करने के लिए हमने कहा कि आप करा करो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम। अब इतना बड़ा टॉपिक देख के डर मत जाना, फ्लो में चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है सर। तो सबसे पहले सवाल अपने आप से पूछो, व्हाई डू वी नीड टू डू द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ प्रोग्राम? तो ये कहता है असेस करने के लिए, कहीं ना कहीं असेस करने के लिए कि आज भी क्या ये कंटिन्यू करता है टू बी एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग। मुझे बताओ ऑडिट में हमें क्या चाहिए सर? एविडेंस और इंफॉर्मेशन। तो जो नॉलेज और एविडेंस चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या ये एडिक्वेट है या नहीं, ठीक है सर। अब एक बच्चा कहता है नहीं करे तो, अगर हम पीरियोडिक रिव्यू नहीं करें तो मैंने कहा फिर क्या हो सकता है ना, कि बिजनेस की हो सकता है पॉलिसी चेंज हो जाए, बिजनेस की पॉलिसी चेंज हो जाए और तुम उसी खराब खटारा प्रोग्राम से, खराब और खटारे को बोलते हैं ऑब्सोलीट, तुम वही ऑब्सोलीट प्रोग्राम से काम करोगे और इस बेवकूफी के लिए, इस नेग्लिजेंस के लिए फिर ऑडिटर को लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। तो आपने सिंपल सा बोलना है देयर कैन बी चेंजेस इन द बिजनेस पॉलिसी एंड स्टिल द ओल्ड प्रोग्राम इज कैरीड ऑन। ये जो हमारा पुराना ऑब्सोलीट प्रोग्राम है उसी को कैरी ऑन कर रहा है। सो फॉर दिस नेग्लिजेंस ऑडिटर कैन बी चार्ज्ड विद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। डील डन सर। बट अगर सर हम करें तो, अब एक अच्छा बच्चा भी आया, कहता है अगर हम करें तो जो ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी है, जो उसकी यूजफुलनेस है, आप उसको रिटेन भी कर पाओगे, इनहेंस भी कर पाओगे। इनहेंस भी कर पाओगे कैसे? अरे रिव्यू करके ही आप इसको रिटेन और इनहेंस कर पाओगे। तो रिव्यू क्या करेंगे? एंटिटी के बिजनेस को और उसी हिसाब से प्रोग्राम को। सो कहीं ना कहीं यूटिलिटी ऑफ द प्रोग्राम कैन बी रिटेन्ड एंड इनहेंस्ड बाय द रिव्यू ऑफ प्रोग्राम एंड क्लाइंट्स ऑपरेशन, सो दैट इसके अंदर जितनी भी कमियां को क्या बोलते हैं? रिडंडेंसीज, इनएडिक्वेसीज, दोस कैन बी रिमूव्ड। जो भी काम की चीजें नहीं है अपन इसको रिमूव करके चलेंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। यहां तक आपका आंसर मोस्टली कंप्लीट हो जाता है। बस एंडिंग में हमने इस आंसर में क्या बुलाया? एक सीनियर बुलाया, एक जूनियर बुलाया। मुझे बताओ सीनियर का काम क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम में? इंस्ट्रक्शन देना। जूनियर का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो ये कह रहा है एज अ बेसिक फीचर ऑफ ऑडिट प्रोग्राम हमारा काम है इंस्ट्रक्शन देना। टू लिस्ट द टास्क एंड इंस्ट्रक्शन, क्या करना है, कैसे करना है। टू लिस्ट द टास्क एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा कि आपने किस तरह से सैंपल निकालने हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल, प्लस कितने सैंपल निकालने हैं, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, ये सब चीजें हम देखते हुए चलेंगे। सैंपलिंग के बारे में हम और घंघोर चर्चा करेंगे, प्यारी प्यारी चर्चा करेंगे। कब? जब हम सैंपलिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है सर। अब असिस्टेंट का काम क्या था? ये जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, टास्क और इंस्ट्रक्शंस, इनको फॉलो करें। बट सर अगर ये इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो इससे रिजिडिटी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं आएगी। देयर इज नो रिजिडिटी, दिस इज नॉट ट्रू अगर आप प्रोग्राम का रिव्यू करते हो और असिस्टेंट एक ओपन माइंड के साथ काम करता है। तो दिस इज नॉट ट्रू इफ द पीरियोडिक रिव्यू इज डन टू कीप द प्रोग्राम अप टू डेट एंड द असिस्टेंट इज वर्किंग विद द ओपन माइंड, या फिर आप बोल दो ऑब्जर्विंग द अकाउंटिंग फंक्शन। डील डन सर। तो इसी प्रेम पूर्वक फ्लो में आपने इसको कवर करना है। फिर सर इसके बाद हमने एक और टॉपिक किया, कौन सा वाला? ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। तो जो बातें अभी तक हमने पढ़ रखी है ना कि प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उससे एविडेंस मिलेगा, एविडेंस पे कंक्लूजन, तो वही बेसिक बातें यहाँ पे रिवाइज करा रखी है। तो एक बार आओ मेरे साथ रीड करो। ये कहता है जो हमको एविडेंस मिलता है उसी के बेसिस पे हम ओपिनियन निकालते हैं, ठीक है सर। अब हमें एविडेंस कैसे मिलेगा? प्रोसीजर्स और टेक्निक्स करके। अब बेस्ट एविडेंस कौन सा है? इन सारे एविडेंस में बेस्ट एविडेंस कौन सा है ये डिपेंड करेगा कि हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है। तो हमारा सबसे पहला टास्क है चुपचाप ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, ठीक है सर। उस ऑडिट प्रोग्राम में देखो कौन सी ट्रांजैक्शंस आप चेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप परचेज की ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे हो, ठीक है सर। फिर उन परचेजेस को चेक करने के लिए आपने प्रोसीजर्स निकाले बेस्ड ऑन योर प्रायर नॉलेज, और फिर देखा इन प्रोसीजर से कौन सा एविडेंस है दैट इज रीजनेबली अवेलेबल। तो ये बेसिक बातों को बस आप रीड करके चलोगे, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो आप असर्शंस चेक करना चाहते हो उनके लिए नंबर ऑफ एविडेंस में भी अवेलेबल। सर नंबर ऑफ एविडेंस में भी अवेलेबल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं एंटिटी के डेटर्स की, तो डेटर्स की जो असर्शन है वो कौन सी होती है? ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। तो ये कह रहे हैं एग्जिस्टेंस वाली जो असर्शन है ना, इसके लिए मार्केट में सारे एविडेंस अवेलेबल है। कोई इनवॉइस, कोई डेबिट और क्रेडिट नोट, कोई मंथली अकाउंट स्टेटमेंट, कोई कंफर्मेशन, ऑल द एविडेंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो ये कह रहा है फॉर द असर्शंस नंबर ऑफ एविडेंस कैन बी ड्रॉन एंड इन्हीं एविडेंस को आपने कंसीडर करना है और वे करना है टू एसर्टेन क्या ये प्रूव और डिसप्रूव करते हैं असर्शन।
सर प्रूव करते असर्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने इनवॉइस लिया तो उससे पता चलेगा डेटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कम ऑन, डेटर एग्जिस्ट करता है मतलब प्रूफ असर्शन, एग्जिस्ट नहीं करता है टू डिसप्रूव द असर्शन। ठीक है सर, अब जो आपने ये एविडेंस लिए इनमें से देखो कौन सा एविडेंस है जो आपको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देता है अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस और इन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द असर्शन। तो मैंने आपको बोला था इन सारे एविडेंस में से मैं हाईएस्ट वेट देता हूं उस एविडेंस को जो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देता है अबाउट द असर्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सारे एविडेंस की बात करूं, सेल्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट्स, किसी भी डेटर को चेक करने के लिए, ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं तो इनमें चेंजेस हो सकते हैं। बट अगर मुझे डेटर से डायरेक्टली कंफर्मेशन मिल रही है एज अ ऑडिटर तो ये मुझे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देगा। क्या ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? हाँ सर, तो इसको बस आप रीड करके चलोगे। अब सवाल है कि इस पे सवाल क्या आ सकता है, तो इस पे सवाल ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। अगर आप आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, तो जो लाइन आपकी नोट्स में थी वही की वही दे रखी है, सारे बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे। देखो क्या कहता है, इन मोस्ट ऑफ द असर्शन एविडेंस कैन बी ड्रॉन एंड वेड विच कैन बी देयर टू प्रूव और डिसप्रूव द असर्शन। प्लस जो आप एविडेंस लेते हो वो कहां से लेते हो? वैरायटी ऑफ फील्ड से। इसको एनालाइज करो। तो मैंने कहा एनालाइज कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन की लाइन दे रखी है उसी को लिख दो। और वैरायटी ऑफ फील्ड्स के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द वैरायटी ऑफ फील्ड जहां से हम एविडेंस ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या ध्यान रखा था सर? इसके लिए हमको बस इतना पता होना चाहिए वैरायटी ऑफ फील्ड्स कहां कवर होती हैं? इंटर की एग्जामिनेशन में। जो हमारी इंटर की एग्जामिनेशन होती है वहां पे वैरायटी ऑफ फील्ड्स कवर होती हैं। तो एक ही स्टेटमेंट याद रखना, इंटर की एग्जामिनेशन। सर स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जो स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज ने दिए यानी कंपनी के अंदर के लोग, जो स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेशन थर्ड पार्टीज ने दिए यानी बाहर के लोग। फिर मैंने कहा था इंटर की एग्जामिनेशन, इंटर का मतलब है इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल चेक्स, यहां से एविडेंस मिल सकता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग डेटा, और एग्जामिनेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करना या फिर एसेट्स जैसे कि इन्वेंट्री और पीपीई को फिजिकली एग्जामिन करना। क्लियर है? ये 4-5 एग्जांपल्स। यस सर। इसी के बाद हमने 3 एग्जांपल और डिस्कस करे थे। बताओ क्या? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है काउंट कर लो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने बैंक के पास गिरवी रखवा रखी है, प्लेज करवा रखी है कोई लोन लेने के लिए, तो आप बैंकर का सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर आपके कोई डेटर्स हैं तो डेटर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्या मार्केट में एविडेंस अवेलेबल है। इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द कस्टमर, सबको हम साथ में ले सकते हैं। ठीक है सर, बट हम बैलेंस कंफर्मेशन क्यों करते हैं? ताकि हमें ग्रेटर सेटिस्फैक्शन मिले। इसके बाद जो दे रखा है इसको आप इग्नोर भी करके चलोगे तो काम हो जाएगा। तो यहां पे आपका पूरा का पूरा ये वाला टॉपिक कवर हो जाता है। लास्ट में मैंने आपकी जो मन की मनोकामना थी वो क्या थी? सर हमको एक ऑडिट प्रोग्राम दिखा दो ना, हमको एक ऑडिट प्रोग्राम एज अ सैंपल दिखा दो ना। तो ये हमने ऑडिट प्रोग्राम डिस्कस किया था। पहले सेल्स की बात की थी, फिर परचेजेस वाली। तो सेल्स के केस में सर सबसे पहले क्या आएगा? मैंने कहा सबसे पहले तो आपने लिखना है एंटिटी का नाम जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। सो नेम ऑफ द कंसर्न, फॉर एग्जांपल फाइन इंडस्ट्री। फिर आएगा फाइनेंशियल ईयर जो भी है, इसमें हमने एग्जांपल में ले लिया 21-22। फिर आप बताओगे इस प्रोग्राम को प्रिपेयर किसने किया, अप्रूव किसने किया, रिव्यू किसने किया। यानी प्रिपेयर, रिव्यू एंड अप्रूव्ड बाय whom, उनके नाम और उनकी डेट आ जाएगी। ठीक है सर। देन ओनली थिंग यू नीड टू राइट इज द नेचर ऑफ प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में आपने कितने सैंपल चेक करे, ये कैसे डिसाइड किया कि इतने सैंपल चेक करने, यानी बेसिस ऑफ सैंपलिंग एंड द डन बाय, किसने ये काम किया है। अब सर एक बात बताना, लॉजिकली चलना, कॉन्सेप्चुअली चलना, मजा आएगा। अगर मैं एंटिटी की सेल्स चेक कर रहा हूं तो ये कौन से अकाउंट्स पे इंपैक्ट डालेगी? सेल्स अकाउंट पे इंपैक्ट डालेगी। यस सर। प्लस सेल्स किसको होती है? कस्टमर को, जो कि मेरा बायर है, उसके अकाउंट पे इंपैक्ट डालेगी। तीसरा इन्वेंट्री पे। तो आप बोलोगे वी विल वाउच द सेल्स इनवॉइसेस फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न। ठीक है सर। रिकॉर्ड्स के साथ साथ क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट, जो सेल्स का अकाउंट है। ठीक है। सेल्स के अकाउंट के बाद मैंने क्या कहा था? बायर, यानी अकाउंट्स ऑफ द बायर, प्लस हमारे स्टॉक रिकॉर्ड्स पे भी इंपैक्ट आएगा, इन्वेंट्री पे भी। और क्या मोदी जी तुमको माल निकालने देंगे फैक्ट्री से बिना किसी बिल के? नहीं सर, एक बिल जनरेट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ई वे बिल। तो आप ई वे बिल पोर्टल से ई वे बिल चेक कर सकते हो। सिंपल। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आईसीएआई ने पूछा था आपके आरटीपी में 24 में। अब इसमें क्या था सर? इसमें भी हमको सैंपल ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करना है, बट किसके लिए?
परचेजेस के लिए। इन परचेजेस में इन्होंने एक स्पेशल बात दे रखी है कि हम जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, तो जो भी परचेज इनवॉइस है उनको आप जीएसटी पोर्टल से भी देख पाओगे। बस ये एडिशनल बात ध्यान रखनी है। तो अगेन परचेज को हम परचेज रिकॉर्ड से देख लेंगे। कम ऑन, हम परचेज इनवॉइस को परचेज रिकॉर्ड से देख लेंगे। परचेज रिकॉर्ड्स के बाद किस किस पे इंपैक्ट जाएगा? परचेज अकाउंट पे, परचेज अकाउंट के अलावा सप्लायर पे जाएगा, सप्लायर वाला पॉइंट इन्होंने नहीं लिख रखा। तीसरा इंपैक्ट जाएगा स्टॉक रिकॉर्ड्स पे, तो स्टॉक रिकॉर्ड से देख लेंगे। एंड फोर्थ, वहां पे ई वे बिल की बात की थी, यहां हम जीएसटी पोर्टल से चेक करके चलेंगे। डन डना डन 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 सर। तो यहां आपका पूरा का पूरा रिवीजन along with the question bank of your chapter 2 gets completed। और आखिरी में एक छोटा सा सुविचार, सर क्या? इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल। हमेशा चीजें इम्पॉसिबल ही लगती हैं जब तक हो नहीं जाती। जब तक हो नहीं जाती हमेशा ना चीजों को लेके मन में डर रहता है, क्या होगा, कैसे होगा। बट जब हो जाती है ना सर, असली सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है, असली सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है। तो एक बात बोलूं ना, मार्केट में सबसे बड़ी बीमारी अगर आज की डेट में चल रही है तो सर वो क्या चल रही है? उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सर, प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब है? चीजों को टालना। और हम चीजों को टालते भी पता है किस लिए? क्योंकि उनसे डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अकाउंट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे कोई क्वेश्चन का डर बैठ गया, मैंने उसको टाल दिया। मैं कॉस्टिंग के कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट देख रहा हूं, मैं अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखते ही डर गया, उसको टाल दिया। ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। दोस्त, उसके साथ थोड़ी देर बैठ के तो देखो, उसको थोड़ा सॉल्व करके तो देखो। चीजें होती हैं, बट कैसे? करने से। अनलेस यू डू देम, होंगी कैसे? ऐसा सोचो जरा। अरे आपने करा ही नहीं और मन में सोचा ऐसे हो जाएंगी क्या? नहीं सर। तो जब तक आप चीजें नहीं करोगे ना, हमेशा ऐसे मन में डर रहेगा, अरे मेरे से होगी नहीं। बट वंस यू डू देम ना, यू गेट टू नो यार हो तो रही है। फिर जब हम उसको सेकेंड टाइम करते हैं फिर लगता है यार फिर से हो गई, वाओ इजी है। एंड फिर धीरे धीरे हो जाती है। अगर आपके पापा ने ऐसा सोचा होता बचपन में कि यार इसको साइकिल चलवाने का क्या मतलब है, चला ही नहीं पाएगा, तो क्या आप साइकिल चलाना कभी सीखते हैं? नहीं सर। तो हमेशा चीज़ें इम्पॉसिबल ही रहती हैं जब तक आप करते नहीं हैं। तो अपने माइंड को ना बस एक ही बात बोलनी है, हो जाएगा। और जब आप बोलोगे ना हो जाएगा, तो फिर वो भी रेडी हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए, एंड यू विल बी डन विद इट। हर टॉपिक के बाद हम क्या बोलते हैं? डन डना डन डन। इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी फील के साथ आगे चलते जाओ, एंड ट्रस्ट मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिकॉज किसी ने सही कहा है, इम्पॉसिबल के अंदर भी साफ साफ लिखा है सर क्या? आई एम पॉसिबल। चीजें पॉसिबल हैं, बस अपने अंदर ये जज्बा रखो, अपने अंदर ये फील रखो कि मैं चीजें कर सकता हूं। तो विशिंग यू द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए हम हैं राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव एन ऑसम डे अहेड, कीप गोइंग इंटर स्टार्स।